आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज पहले है क्या, पहले इसे हम समझा रहे हैं कि ये 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S are connected to form a quadrilateral A, B, C, D. To form a quadrilateral ABCD, and a cell of EMF E is connected between A and C, and a galvanometer is connected between B and D. Then this complete arrangement is called Wheatstone bridge. यानी कह रहे हैं 4 रेजिस्टेंसेस यानी P, Q, R, S इस तरह से अरेंज किया गया है कि ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, A, B, C, D क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें A और C के बीच में एक सेल है जिसका EMF ये एप्सिलॉन है, और B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। तब इस अरेंजमेंट को जो है सो हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। यहाँ इस लैंग्वेज भी लिख दिया है। If 4 resistances P, Q, R and S are connected to form a quadrilateral ABCD, and a cell of EMF E is connected between A and C, and a galvanometer G is between B and D, then this arrangement is called the Wheatstone bridge. इसी को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें देखा जाए P, Q, R और S ये 4 रेजिस्टेंसेस जो है, इस रेजिस्टेंसेस को इस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि जो है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, यानी गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट का वैल्यू 0 हो जाए, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो होगा यानी B और D के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी 0 हो जाए। तब इस कंडीशन को हम मतलब ब्रिज का जो है बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज कहते हैं इसको। ये जो है यहाँ लिख भी दिया है, द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस are so adjusted that there is no deflection in the galvanometer, that is no current will flow through the galvanometer, and in this condition bridge is said to be balanced, and in this case potential difference across a galvanometer is 0. In balance condition of the bridge P by Q equal to R by S. ये जो है बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज क्या हुआ? P by Q equal to R by S। अब इसे हम डायग्राम पर क्लियर कर रहे हैं। यानी AB ब्रांच में जो है P रेजिस्टेंस, BC ब्रांच में Q रेजिस्टेंस, और AD ब्रांच में R रेजिस्टेंस है, और CD ब्रांच में S रेजिस्टेंस है। तो इसमें जो है P बाई Q इक्वल टू क्या होता है? R बाई S, यानी P ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई मैंने ये AB ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई BC ब्रांच का रेजिस्टेंस। इसका क्या है? P बाई Q, और AD ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी R और CD ब्रांच का रेजिस्टेंस S, इस दोनों के रेशियो जो है इस दोनों रेशियो के बराबर होता है, यानी P बाई Q इक्वल टू R बाई S। और इसी को हम लोग माना बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज कहते हैं। ये बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज जो हुआ P बाई Q इक्वल टू R बाई S, और इसमें देखा जाए इसको हम रिवर्स कर दें, Q बाई P इक्वल टू क्या होगा? S बाई R। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q बाई P को R से मल्टीप्लाई कर दें तो S इक्वल टू क्या होता है? Q बाई P इंटू R। यानी Q, P और R का वैल्यू अगर पता हो जाए तो हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये लिख दिया है, नोइंग द वैल्यूज ऑफ P, Q एंड R वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S। S का वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। जरा इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं इस सर्किट को। यहाँ देखा जाए ये सर्किट, इसको हम यहाँ भी बना दिए फिगर को, यानी P ब्रांच का रेजिस्टेंस और Q ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी P बाई Q इक्वल टू R बाई S होता है। इसको हम लोग माना बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो P और Q का रेजिस्टेंस जो होगा इसको हम लोग P बाई Q जो लिखते हैं इसको हम लोग रेशियो R में कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर P का वैल्यू हम 10 ओम ले लें और Q का वैल्यू भी 10 ओम ले लेंगे तो 10 बाई 10 क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो अब P बाई Q इक्वल टू R बाई S होता है, तो P बाई Q का वैल्यू 1 हो जाएगा तो S इक्वल टू R हो जाएगा, यानी S ब्रांच का मैंने R ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा वही S के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो इसलिए अगर P में हम 100 ओम खोलते हैं तो Q में भी 100 ओम खोलेंगे तो 100 बाई 100 1 हो गया, तो R बाई R इक्वल टू S हो जाएगा, यानी R ब्रांच का रेजिस्टेंस S ब्रांच का रेजिस्टेंस। इसमें करते क्या है कि हम P और Q में इक्वल रेजिस्टेंस खोलते हैं और R ब्रांच में जो है एक रेजिस्टेंस बॉक्स देते हैं।
और रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को इतना मतलब वैरी करते हैं ताकि जो है सो यहाँ जो है गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाए, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब हो गया कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब हुआ कि मतलब ये मेरा बैलेंस कंडीशन हुआ, यानी एस का वैल्यू जो है आर के बराबर हो जाएगा। तो ये अननोन रेजिस्टेंस जो एस है उसका वैल्यू निकल जाता है, यानी आर का जो वैल्यू होगा वही एस का वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि पी और क्यू का वैल्यू इक्वल है तो एस का वैल्यू आर के बराबर होगा। इसलिए हम एस ब्रांच को अननोन ब्रांच कहते हैं। अननोन ब्रांच का मतलब हुआ कि जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसलिए सी डी ब्रांच को हम लोग अननोन ब्रांच कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। और ए डी ब्रांच को हम स्टैंडर्ड आर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड आर्म इसलिए कहते हैं इसके अंदर हमको पीओ बॉक्स रहता है, सॉरी रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस को इतना हम चेंज करेंगे ताकि जो है सो एस का माना वैल्यू जो है आर का वैल्यू जो है वो एस के बराबर हो जाता है, और इसलिए इसको स्टैंडर्ड आर्म कहते हैं, इसको अननोन आर्म कहते हैं। यानी ए डी इज दी स्टैंडर्ड आर्म, सी डी इज दी अननोन आर्म, और पी और क्यू का रेशियो लेते हैं, इसलिए ए बी और बी सी ब्रांच द आर्म कंटेनिंग पी एंड क्यू इज नोन एज दी रेशियो आर्म। यानी ए बी ब्रांच को और बी सी ब्रांच को हम रेशियो आर्म कहते हैं, ए डी ब्रांच को स्टैंडर्ड आर्म कहते हैं, सी डी ब्रांच को अननोन आर्म कहते हैं। और जिस ब्रांच से सेल जुड़ा हुआ है, ये सेल का EMF है, तो ए और सी के बीच में सेल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसी ब्रांच को जो है सो हम मैंने सेल ब्रांच कहते हैं, बैटरी आर्म कहेंगे या सेल आर्म कहेंगे। और बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, यानी बी डी ब्रांच को हम गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं। तो ये कितने आर्म हुआ? ए बी एंड बी सी इज दी रेशियो आर्म, ए डी इज दी स्टैंडर्ड आर्म, एंड सी डी इज दी अननोन आर्म, एंड ए सी इज दी बैटरी आर्म, एंड बी डी इज दी गैल्वेनोमीटर आर्म। ये जो है इसके बारे में भी मैंने लिख दिया है यहाँ। The arm containing P and Q are called ratio arm, that is AB and BC, यानी AB और BC जो है ये रेशियो आर्म है। The arm containing R is a standard arm, इसको R that is AD, ये जो AD जो है स्टैंडर्ड आर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है हमें रेजिस्टेंस बॉक्स दिया रहता है, उसका वैल्यू से हम मतलब उसको, इसलिए इसको स्टैंडर्ड आर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहता है, that is AD। and the arm containing S यानी सी डी आर्म कंटेनिंग एस दैट इज डी सी इज नोन एज अननोन आर्म, इसको हम अननोन आर्म कहते हैं। ये जो हुआ, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बारे में आपको मैंने ये क्लियर किया। अब जो है हम ये जो फार्मूला जो निकाल ये जो हुआ, यानी जिसको हम लोग बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज कहते हैं, पी बाई क्यू आर बाई एस, इस फार्मूला को हम डिराइव करने जा रहे हैं। यहाँ हेडिंग लिख दिया है डेरिवेशन ऑफ द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज का मतलब हुआ P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। इसे हमें जो है सो ये प्रूफ करना है कि कैसे हुआ। इसको जो है अच्छा से समझने के लिए मेरा किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पर लेक्चर है, इसे देखने के लिए आप आई बटन क्लिक करें तो ये जो है इसका डेरिवेशन आपको और अच्छा से समझ में आएगा। अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। ये देखा जाए, ये जो है किरचॉफ सेकंड लॉ जो है, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है, हम इस सर्किट में लागू करते हैं। ए बी डी ए, ये यहाँ लिखा है द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज आर शोन इन द फिगर। फिगर में पहले हम आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बता रहे हैं, तब उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। ये सेल जो है यहाँ ये पॉइंट पर जो है, ये जो आई करंट जो सेल से निकली है, सेल का रूल है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर जितना करंट निकलता है नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आना चाहिए। अब यहाँ देखा जाए पॉइंट ए पर जो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ए बी ब्रांच में I1 करंट गया और ए डी ब्रांच में I2 करंट गया, और इसमें गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है इसका नाम हमने IG रख दिया है। तो I1 करंट यहाँ आ रही है और IG करंट गैल्वेनोमीटर में जा रही है, तो I1 का एक हिस्सा गैल्वेनोमीटर में चला गया, तो रिमेनिंग करंट जो हुआ I1 माइनस IG जो है वो BC ब्रांच में चला गया। फिर जो है AD ब्रांच में तो I2 आ रही है और IG यहाँ आ रही है, I2 और IG मिल करके यहाँ I2 प्लस IG यहाँ आया इस CD ब्रांच में, यानी DC ब्रांच में I2 प्लस IG किया, तो I1 माइनस IG C पर पहुँचती है, I2 प्लस IG BC पर पहुँचती है। ये प्लस माइनस IG वो कैंसिल होगा, तो फिर यहाँ I1 प्लस I2 बचा, और I1 प्लस I2 मिल करके I बन जाता है, और ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर जो है ये I करंट पहुँचती है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से I चला और इसको दो हिस्से में बटा I1 और I2 में,
फिर यहाँ I1 I2 में जुट करके फिर यहाँ पर आकर के यहाँ आया। तो सेल से जितना करंट निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल उतना ही करंट आ जाती है। अब जो है हम ये जो है किरचॉफ्स सेकंड लॉ को यानी वोल्टेज लॉ को हम इस सर्किट में लागू कर रहे हैं, ABDA सर्किट में। यहाँ लिखा भी है अप्लाइंग KVL इन दी लूप ABDA। अब यहाँ देखा जाए इसमें जो है ये पाथ का डायरेक्शन है, यहाँ पाथ बनाया है, यहाँ भी पाथ बनाया है। ये पाथ जो है क्लॉकवाइज दिया है, हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो यहाँ अभी हम क्लॉकवाइज दिया। अब हम इसमें जो है सो कैसे हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखा जाए करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अगर एक होता है तो करंट और पाथ अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो क्या कहते हैं, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाएगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यानी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम होगा तो कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तब यहाँ लिखेंगे और यहाँ जो है सो ये मतलब ये चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ I1 इंटू P। यानी किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या है, अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। यानी ये जो लूप है ABDA, इस लूप में हम बात कर रहे हैं अप्लाइंग KVL इन द लूप ABDA। तो यहाँ देखा जाए ये हो जाएगा, पाथ भी ऐसे जा रही है और करंट भी ऐसे जा रही है। यहाँ लिखेंगे माइनस I1P माइनस I1P। और ये जो है और गैल्वेनोमीटर में भी जो है करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन दोनों एक है। यहाँ लिखेंगे माइनस IGG G कैपिटल G इंटू IG, ये हो गया। और इसमें देखा जाए करंट ऐसे आ रही है जरा, ये देखा जाए इसमें जो है करंट का डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रही है और पाथ भी वैसे जा रही है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो कहेंगे ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। फिर IG इंटू G। लेकिन इस ब्रांच में देखते हैं करंट ऐसे और पाथ जो है सो अपोजिट जा रहा है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे प्लस I2R। ये क्या होगा I2R। करंट ऐसे और पाथ ऐसे, अगर अपोजिट हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे ये प्लस साइन देंगे। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो कहेंगे पोटेंशियल गेन होता है। और टोटल जो है ये चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। इसलिए टोटल जो ये हुआ ये कितना हुआ, जीरो। अब इसमें जो है इसको यहाँ लिख रहे हैं देयरफॉर I1P प्लस IGG इज इक्वल टू I2R। यानी इस माइनस साइन वाले को एक साइड कर दिया, प्लस साइन को इधर कर दिया, इस इक्वेशन को हम 1 मान लिया। अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को BCD इस लूप में लागू कर रहे हैं, BCDB इस लूप में। यहाँ लिखा अप्लाइंग KVL इन द लूप BCDB, इस लूप में लागू करेंगे। तब कैसे होगा, तो पहले यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रही है और पाथ भी वैसे जा रही है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या कहेंगे, ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और इसमें भी जो है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ लिखेंगे माइनस I1 माइनस I1 माइनस IG, I1 माइनस IG इंटू Q इंटू Q। और ये भी जो है करंट और दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ देखते हैं कि करंट ऐसे जा रही है
और पाथ ऐसे जा रही है, अपोजिट जा रही है, यहाँ हम लिखेंगे प्लस क्या है I2 प्लस IG, I2 प्लस IG इंटू S हो जाएगा, S। और यहाँ जो है ये देखा जाए करंट ऐसे आ जा रही है और पाथ भी अपोजिट है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और करंट IG है, यहाँ लिखेंगे प्लस IG इंटू जी, IG इंटू जी इक्वल टू 0। क्यों ऐसा लिखा कि रूल है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ है, अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज 0। तो हमने पहले Q के अक्रॉस निकाला, ये इसमें देखते हैं करंट ऐसे जा रही है और पाथ ऐसे जा रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव साइन दिया। इसमें देखते हैं करंट जो है इस तरफ आ रही है और पाथ जो है सो इसके अपोजिट है, इसलिए यहाँ जो है सो हमने प्लस साइन दिया, क्योंकि यहाँ जो है सो पोटेंशियल गेन हुआ कि लॉस हाई पर जा रही है, और इस गैल्वेनोमीटर में भी करंट ऐसे और ये जो है पाथ जो है अपोजिट है, इसलिए यहाँ ये कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, नेगेटिव साइन वाले को एक तरफ, पॉजिटिव को एक तरफ कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं I1 माइनस IG इंटू Q प्लस ये माइनस IG इंटू G, और इसको लिखते हैं I2 प्लस IG इंटू S। इस इक्वेशन को हम 2 मान लेते हैं। जरा गौर किया जाए, यहाँ जो है इस नेगेटिव साइन को हम उस मतलब राइट साइड कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, ये जो है प्लस IG माइनस ये जो है इसको इस तरफ ले गए तो ये माइनस हो गया, और इसको यहीं छोड़ दिए तो ये प्लस साइन हुआ। यानी इसको जो है मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड को चेंज करके मतलब इसको हम लोगों ने ऐसा सेट किया। अब जो देखा जाए कि ये लिख रहे हैं कि ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, आपको ये बैलेंस कंडीशन समझाए थे। इफ देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, इफ देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर देन दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट B एंड D, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 0 देन दिस इज द बैलेंस कंडीशन। इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज IG इक्वल टू 0, और IG के वैल्यू को यहाँ हमने इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज IG इक्वल टू 0, हेंस द फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम, इक्वेशन 1 का और 2 का रूट क्या हो जाएगा, यहाँ IG को हम 0 कर देंगे तो कैपिटल G इंटू 0 0 हो जाएगा, तो I1P इक्वल टू I2R होगा। तो फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम, ये क्या हो जाएगा I1P इज इक्वल टू I2R। ये इक्वेशन 3 हुआ। और इसमें देखा जाए यहाँ जो है IG का वैल्यू जो है इस जगह पर, इसमें IG का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी IG 0 हो जाएगा, तो 0 होगा तो ये टर्म 0, IG इंटू P ये भी 0, तो I1Q इक्वल टू R, ये IG भी 0 हो जाएगा, तो I1Q इक्वल टू I2S। यहाँ लिखेंगे I1Q इक्वल टू I2S। ये इक्वेशन 4 होगा। जरा ठीक से ध्यान से देखा जाए, ये क्या लिखे इन बैलेंस कंडीशन, ये लैंग्वेज क्या है, इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज IG इक्वल टू 0, यानी करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0, हेंस द फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम। तो इसमें करना क्या है कि इक्वेशन 1 और 2 में जो है हमको IG के वैल्यू को 0 कर देना, 0 कर देंगे तो I1P इक्वल टू I2R, यहाँ I1Q इक्वल टू I2S होगा, और IG वाला टर्म मेरा समाप्त हो जाएगा। तब इक्वेशन 3 और 4 बना। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को हम डिवाइड करते हैं, लिखते हैं इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 गिव्स, और डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई 3 ये भी लिख सकते हैं, या इक्वेशन 3 बाई 4 गिव्स क्या देगा, तो I1P बाई I1Q ये होगा P बाई Q, और I2R बाई I2S तो ये हुआ R बाई S, यानी P बाई Q इक्वल टू R बाई S, और दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यानी निकाला, यानी P बाई Q इक्वल टू क्या हुआ R बाई S, दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन को हम 5 लिख देते हैं, ये 5 हुआ, एंड दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये फार्मूला से जो है हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी समझाया
ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज पहले है क्या, फिर उसके बाद ये बताया कि ये जो बैलेंस कंडीशन आखिर होता क्या है, इसके बारे में बताया, और ये बताया कि अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है सो हम इसमें कैसे निकालते हैं, इसके बारे में क्लियर किया। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 3.8। इसमें क्वेश्चन जो है ये फोर आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस। ये जो हम ये डायग्राम को देखा जाए, इसमें जो ए बी ब्रांच है इसमें 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और बी सी ब्रांच में 10 ओम है, और ए डी ब्रांच में 60 ओम रेजिस्टेंस है, और डी सी ब्रांच में 5 ओम है, और ये गैल्वेनोमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है। तो इसमें जो है ये जो है कहा गया है कि 10 वोल्ट का एक सेल लगा दिया गया है। 10 वोल्ट का जो सेल लगाए हैं, इस सेल से जो है जो करंट जो जा रही है, तो यहाँ देखा जाए करंट आई यहाँ आ रही है, तो आई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन I1 और I2 में हो जाता है। फिर यहाँ I1 करंट जो है बी पॉइंट पर आती है, और गैल्वेनोमीटर में जो करंट जो है ये I1 से एक पार्ट जो है Ig, ये जो गैल्वेनोमीटर करंट जो है BD इस ब्रांच में चली जाती है, तो रिमेनिंग करंट जो है I1 माइनस Ig करंट BC ब्रांच में जाएगी। और ये जो Ig करंट जो है डी पॉइंट पर आ रही है, और I2 करंट भी डी पर पहुंच रही है, तो I2 प्लस Ig करंट जो है सो डीसी ब्रांच में गया, यानी I2 प्लस Ig करंट जो है सो 5 ओम का रेजिस्टेंस में चला गया। तो सेल का रूल है कि पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आना चाहिए। तो यहाँ से जो करंट I1 प्लस I2 यहाँ बना, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और यहाँ फिर I1 प्लस I2 यहाँ ऐड हुआ, और ये मिल करके आई करंट बना, और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल में यह आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या है कि ये जो है ये गैल्वेनोमीटर और 15 ओम रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड अक्रॉस BD के अक्रॉस ये गैल्वेनोमीटर लगाया गया, एंड कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस AC के अक्रॉस A और C के अक्रॉस जो 10 वोल्ट का सेल है उसमें ये जो लगाया गया है, तो इसके वजह से BD ब्रांच में जो है कितना करंट जाएगी, यानी गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास करेगी, ये IG का वैल्यू हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको जो है मेरा किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पर लेक्चर है, इसे देखने के लिए आप आई बटन क्लिक करेंगे तो ये और अच्छा से यह क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर KVL जो है सो ABD सर्किट में लागू करें। यहाँ लिखा अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द लूप ABDA इस सर्किट में लागू कर रहे हैं। इसमें ये बताए थे कि ये जो है ये हमने पाथ बनाया है, ये पाथ का डायरेक्शन ये है, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, और यहाँ भी चूँकि 3 लूप है, तीनों में अलग अलग ये पाथ बनाया है, और सभी में जो है क्लॉकवाइज दिया। हम चाहें तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं या क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, तो यहाँ मैंने क्लॉकवाइज दिया है। अब इसमें देखा जाए थोड़ा हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में मतलब शॉर्ट में बोल रहे हैं। ये क्या है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज 0, और यहाँ जो है इस लूप में यानी AB ब्रांच जो है इसमें रेजिस्टेंस 100 ओम है, और I1 करंट जा रही है, और करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ जो है सो क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और गैल्वेनोमीटर में भी जो है 15 ओम जो है यहाँ पर यह ओम का रेजिस्टेंस, इसमें IG करंट जा रही है, और करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए दोनों में जो है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और AD ब्रांच में जो है करंट का डायरेक्शन ये है, और पाथ का डायरेक्शन ठीक जो है सो इसका क्या है अपोजिट है, ये अपोजिट है, तो ये जो करंट ऐसे और पाथ ऐसे जा रही है, इसलिए करके इसमें क्या होगा ये जो है सो +60 लिखेंगे। अब हम इसको लिख रहे हैं इसका वोल्टेज इक्वेशन, यानी अप्लाइंग KVL इन द लूप ABDA, तो यहाँ हो गया -100 I1 -15 IG और +60 I2 इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ हम दोनों ओर 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो -20 I1 -3 IG और प्लस ये हो जाएगा 12 I2 इक्वल टू 0। अब -1 से दोनों ओर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 20 I1 -3 IG -12 I2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब हम KVL को जो है इस लूप पर लागू कर रहे हैं BCDB। अब इसमें देखा जाए यहाँ करंट का डायरेक्शन जो है सो करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है, ये सेम है, इसलिए ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और इसमें जो है इसमें देखा जाए यानी DC ब्रांच में I2 प्लस IG आ रही है ऐसे,
और पाथ का जस्ट अपोजिट है, इसलिए ये कहेंगे पोटेंशियल गेन हुआ, और यहाँ पोटेंशियल ये जो है सो ये ड्रॉप हुआ। और इसमें जो है रेजिस्टेंस में गैल्वेनोमीटर में भी जो है करंट ऐसे और पाथ ऐसे जा रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, माइनस -10 I1 माइनस IG और प्लस 5I2 प्लस IG प्लस 5I2 प्लस IG प्लस 15 IG इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इसमें जो है ये सेम डायरेक्शन था इसलिए नेगेटिव साइन दिया, ये अपोजिट था इसलिए करके इसमें जो है सो प्लस साइन दिया, और ये भी जो है सो ये प्लस साइन दिया। अब हम क्या करते हैं, 5 से दोनों ओर डिवाइड कर देते हैं, तो -2 I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG प्लस 3 IG इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हुआ -2 I1 -2 IG, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 IG और IG प्लस 6 IG प्लस I2 इक्वल टू 0, और -1 से दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो 2 I1 माइनस 6 IG माइनस I2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है KVL हम इस लूप में लागू कर रहे हैं, A D C E A। अब इसमें देखा जाए करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो यहाँ हम 60 I2 तो लिखेंगे लेकिन -60 I2, यहाँ लिखेंगे -5 I2 प्लस IG। और सेल में क्या है, चूंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसलिए नेगेटिव साइन देंगे। और सेल का रूल है कि पाथ का डायरेक्शन अगर सेल के नेगेटिव टर्म से पॉजिटिव टर्म में टूट जाए तो कहेंगे ये क्या हो गया, पोटेंशियल गेन हुआ, और तब हम इसका +10 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे -60 I2 -60 I2 और -5 I2 प्लस IG -5 I2 प्लस IG प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये हो गया फाइव से हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमको कितना -12 I2 माइनस I2 प्लस IG और +2 इक्वल टू 0। -1 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 I2 प्लस I2 प्लस IG और -2 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा 12 I2 ये 13 I2 हुआ प्लस IG इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को हम 3 मान लें, 13 I2 प्लस IG इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 2 को जो है हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ 20 I1 है और यहाँ हम 2 I1 है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 I1 को हम ये कैंसिल करा देंगे। तो अब हम ये लिख रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/10, तो ये हो जाएगा 20 I1 माइनस 60 IG माइनस 10 I2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 हुआ। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को हम घटाते हैं, तो 20 I1 से ये 20 I1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -3 IG है और ये हो जाएगा कितना -3 IG। नहीं यहाँ जो है ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये +3 IG हो जाएगा और ये -12 IG, ठीक है। क्योंकि -1 से मैंने यहाँ जो है तो दोनों मल्टीप्लाई किया था, तो ये +3 IG, तो 3 IG हम -60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
63 IG और 12I2 -12I2 और -10I2, तो ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2I2 हुआ इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 2I2 इक्वल टू 63 IG। देयरफॉर I2 इक्वल टू 63 बाई 2 IG, यानी I2 इक्वल टू हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 31.5 IG, यानी I2 का वैल्यू निकल गया। इस इक्वेशन को हम 5 मान लेते हैं। अब लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 5 इन 3, इस इक्वेशन I2 का वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 3 में, और I2 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 13, और I2 की जगह हम डाल देंगे कितना, 31.5 इंटू IG प्लस IG इज इक्वल टू 2। अब हमको IG का फॉर्म का इक्वेशन निकल गया, और IG को हम कॉमन ले लेते हैं, 13 इंटू 31.5 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो IG इक्वल टू हो गया 2 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 31.5 प्लस 1, यानी IG इक्वल टू हो जाएगा 2, और 13 को 31.5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है 409.5 और प्लस 1, देयरफॉर IG इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय 410.5, यानी 2 बाय 410.5। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो IG इक्वल टू हो जाएगा पॉइंट, इसका रिजल्ट निकालते हैं तो 0.00487 एम्पियर, और इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.87 मिली एम्पियर। ये जो है ये करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर हुआ, यानी करंट जो है गैल्वेनोमीटर से कितना पास करता है। ये जो अब इस क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर, ये जो है ये सर्किट दी हुई है, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टुवर्ड्स BD एंड कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस AC। यानी गैल्वेनोमीटर में जो है ये गैल्वेनोमीटर का करंट जो होगा, यानी IG, उसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने ये तीनों इक्वेशन, यानी 3 लूप क्या हुआ, ABDA, एक BCDB और ADCA, ये तीनों से 3 इक्वेशन निकाला, और उसको सॉल्व करके जो है सो IG का मेरा पहले I2 निकाला, और फिर I2 के वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाला, तो फिर उसके बाद जो है सो ये वैल्यू ये निकला, ये 4.87, ये 87 मिली एम्पियर इसका आंसर हुआ।